हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना लद्दाख टूर कैसे प्लान करना है, उसकी आइटिनरी क्या रहेगी, रोड मैप क्या रहेंगी, आपको कहाँ अच्छे अच्छे रोड कंडीशंस मिल जाएगी, आपको कितने दिन की रिक्वायरमेंट होगी, आपका फूड एंड अकोमोडेशन का क्या सीन रहेगा, वो सारा मैंने आपको बता दिया था। एक चीज़ जो बच गई थी वो थी बजट। मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएड बाबा ब्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप लद्दाख टूर का प्लान बना रहे हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमें कितना बजट लगेगा, कितना हमारा खर्चा होगा, किस किस चीज़ में खर्चा होगा और वहाँ पे कौन सी चीज़ कितने की पड़ जाएगी, हमें कैसे क्या प्लान करना है अपना बजट। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारी बजट प्लानिंग बता दूंगा। इस वीडियो में हम बजट को दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो वो रहेगा जो सबके लिए कॉमन होगा, जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, रहने का खर्चा हो गया, ये सारा सबके लिए एकदम सेम रहने वाला है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। मेनली आप किस तरीके से वहाँ पहुँच रहे हैं, लेह में लेह पहुँचने के बाद आप कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। तो आप अपना बजट उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं दोनों तरह की प्लानिंग बता दूंगा आपको, उस तरह से आप अपना बजट भी कैलकुलेट कर लेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब ये रहेगा कि आप लेह तक बाय फ्लाइट आ रहे हैं, उसके बाद वहाँ से टैक्सी करके घूम रहे हैं, या फिर बाइक रेंट पे करके घूम रहे हैं, या फिर आप बाहर से बाइक रेंट करके ला रहे हैं, या खुद की बाइक से आ रहे हैं, खुद की कार से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आएगी और उसका खर्चा सारा अलग अलग रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि खाने पीने का क्या सीन रहेगा, कितना बजट रहेगा, और दूसरी चीज़ रहने का कितना आपका लगने वाला है। तो देखो, सबसे मेन ये डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप किस तरह के रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, आप किस तरह का खाना खाना चाहते हैं, आप किस तरह की जगह पे रुकना चाहते हैं, या आप टेंट्स में रुकना चाहते हैं, आप डॉर्मेट्रीज में रुकना चाहते हैं, आप हॉस्टल्स में रुकना चाहते हैं, होम स्टेज में रुकना चाहते हैं, या आप होटल्स में रुकना चाहते हैं। वो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का लग्जरी सोच के जा रहे हैं और आपका खुद का खर्च करने की कैपेसिटी कितनी है, मेनली तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि आप कितने दिनों का प्लान बना के आ रहे हैं। जैसे आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको 12 से 13 दिन की एक आइटिनरी बताई थी। उस आइटिनरी के हिसाब से आ रहे हैं, या फिर आप उससे भी कम दिन में करना चाह रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा दिन में करना चाह रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका खर्चा जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको सारा एक्सपेंसेस आपको अकेले ही उठाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये कि आप ग्रुप में कर रहे हैं। अगर आप जैसे ग्रुप में कर रहे हैं या 2 जने भी कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंसेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा। जो रहने का जो एक्सपेंसेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा, खाने का डिवाइड हो सकता है। इस तरह से जो आपके एक्सपेंसेस है वो इस पर भी डिपेंड करेंगे कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका अकोमोडेशन पे कितना खर्चा आने वाला है। मैं एक जनरल क्राइटेरिया बताऊंगा, ना बिल्कुल ज़्यादा बताऊंगा ना बिल्कुल लो वाला बताऊंगा। जैसे मैं एक राइडर हूँ जो बहुत मीडियम खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता और ना ज़्यादा कम खर्चा करता है, तो इस तरह का राइडर हूँ मैं। तो मैं आपको उस तरह का एक बजट बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं कि हम ये खर्चा करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह से आप घटा सकते हैं। तो जो अकोमोडेशन का जो अगर देखा जाए, एक नॉर्मल होम स्टेज हो गया या नॉर्मल होटल भी हो गई, जिसमें लगभग सारी जो विलासिता की चीज़ें हैं वो मिल जाएँ, गर्म पानी आपको मिल जाए, अच्छा खासा बेड मिल जाए, अगर वैसे गर्मी की जरूरत, एसी की जरूरत तो हमें पड़ती नहीं है, बट गर्म कंबले मिल जाए आपको, इस तरह का अगर सब कुछ मिल जाए तो वो आप मान लीजिए कि 1000 से 1500 रुपये पर हेड के हिसाब से आपका खर्चा इसमें आएगा। किसी के लिए ये खर्चा 1500 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए ये 1000 रुपये से कम भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड कर सकता है कि आप कितनी बार्गेनिंग करते हैं, कौन सी जगह पे रुकते हैं, आपको होम स्टेज कौन से मिलते हैं, आपको किस जगह खाली जगह मिल जाएगी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं इसमें जो बजट बता रहा हूँ वो सिर्फ नॉर्मल जो सबके खर्चा होगा वो वाला बजट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लद्दाख में जाके राफ्टिंग कर रहे हैं या बंजी जंपिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो सब कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो इंडिविजुअल डिपेंड करती है कि कोई करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 12 दिन का आपके 12,000 से 18,000 के बीच में सिर्फ रहने का खर्चा आने वाला है, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, 2 जने कर रहे हैं या 4 जने कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपका रहने का खर्चा कितना आने वाला है। क्योंकि वहाँ लद्दाख में ऐसी जगह भी मिल जाएंगी जहाँ आप एक रूम में 4 जने भी रुक सकते हैं, एक रूम में 2 जने भी रुक सकते हैं। हम जब पिछली बार गए थे तो एक रूम में 7 जने भी रुके थे, इतने बड़े बड़े रूम भी हमें मिल गए थे। तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप खर्चा कम करना चाहते हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ग्रुप में राइड कीजिए, थोड़ा सेफ भी होता है, अच्छा भी होता है।
अगर आप ग्रुप राइड्स कर चुके हैं तो फिर आप सोलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप में राइड कीजिए। अब बात करते हैं खाने पीने की। अगर खाने पीने की बात की जाए तो आपका लगभग 100 रुपये आप ब्रेकफास्ट के मान लीजिए। तो आप 100 रुपये का ब्रेकफास्ट करेंगे, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा कुछ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम लेंगे तो कम भी आ सकता है। वहाँ पे डिपेंड करेगा आप कितना खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। 100 रुपये आप अपने ब्रेकफास्ट के मान लीजिए, तो ब्रेकफास्ट के हो गए लगभग 12 दिन के 1200 रुपये आपके ब्रेकफास्ट के हो जाएंगे। उसके बाद अगर डिनर की बात करूँ तो लगभग 200 रुपीज़ आपके डिनर के हो जाएंगे। तो डिनर प्लस लंच करके 400 से 500 आप डिनर प्लस लंच का मान लीजिए पर हेड। ये तो स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली खाना तो सब अपना अपना खाएंगे। तो लगभग लंच और डिनर का देखा जाए तो आप लगभग 6000 रुपये आपके 12 दिन के लंच और डिनर के हो जाएंगे। अगर आपके दिन बढ़ते हैं तो आप उसमें और ऐड कर लीजिए, अगर आपके दिन कम होते हैं तो आप उसमें डिवाइड कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, उस हिसाब से आपके बजट आ जाएगा खाने पीने। ये तो हो गया खाने पीने का बजट। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो कि है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप किस तरह की यात्रा इसमें करने वाले हैं, किस वे से करने वाले हैं। आप अपनी बाइक से करेंगे, बाइक रेंट लेके करेंगे, टैक्सी से करेंगे, या फिर खुद की कार लेके आएंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसमें करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो लेह में इतना अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप अगर आप कभी गए भी हो वहाँ पे तो आपको लोकल बसें चलती हुई नहीं दिखेंगी, सिर्फ शेयरिंग वाली टैक्सी चलती है। वो भी इतनी रेगुलर नहीं चलती है कि आप कंप्लीटली उस पर डिपेंड होकर आप अपनी प्लानिंग कर सको। अगर आपको सिर्फ वही करना है कि हमें करना ही उसी तरीके से, तो बात अलग है। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट के भरोसे आप यात्रा करने चले जाओ। अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए, उसके भरोसे बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आपको बिल्कुल ऐसे करना है कि कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी परेशान हूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस ही करना है, तो बात अलग है। अब इन 12 दिनों में आप लगभग 3400-3500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। इतना पूरा सर्किट का लगभग हो जाएगा, 3000 से 3400 के बीच में मान लो, इतना आराम से हो जाएगा। तो अगर ऑन एन एवरेज मैं ये मानूँ कि आपका बाइक लेके अगर आप आ रहे हैं और आपकी बाइक अगर 25 का एवरेज भी देती है, ऑन एन एवरेज 25 का मान लेते हैं, पहाड़ों में थोड़ा कम हो जाता है, प्लेन्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ऑन एन एवरेज 25 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपका पेट्रोल का खर्चा देखा जाए, और 105 में पेट्रोल की रेट मान लेता हूँ, तो इस हिसाब से आपको लगभग 14-15 हज़ार रुपये आपके सिर्फ पेट्रोल का खर्चा आने वाला है। ये तब है जब बाइक आप अपनी लेके आ रहे हैं। अगर आप बाइक रेंट पे लेते हैं तो आपका ये खर्चा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें रेंट ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अब लद्दाख में बाहर की रेंट की हुई बाइक अलाउ नहीं है। जब हम भी लास्ट टाइम गए थे तो बड़ी मुश्किल से हमारी बाइक निकाल के लाए, अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है उन लोगों ने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप रेंट पे बाइक लेके जा रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन से लेह तक उस बाइक में जाएंगे, फिर लेह से आगे आप दूसरी बाइक रेंट करेंगे। मैं यहाँ पे यही मान के चल रहा हूँ, जो मैं रेंटल बाइक कह रहा हूँ ना, बार बार मैं यही मान के चलूँगा। अब अगर आप बाहर से कहीं से बाइक रेंट करके ला रहे हैं तो लगभग जो मोस्टली लोग बुलेट लेके आते हैं 350 सीसी वाली, अगर वो करके ला रहे हो तो आपको लगभग ये मान लो 1000 से 1200 रुपये पर डे का आपको वहाँ पे रेंट लगेगा। तो अगर 12 दिन आप अपनी आइटनरी मान रहे हैं तो 12,000 रुपये आप उसमें वो ऐड कर लीजिए, सिर्फ जो बाइक रेंट करके लाएंगे। अगर आप हिमालयन रेंट करके ला रहे हैं तो लगभग 1500 से 2000 रुपये हिमालयन वाला आराम से ले लेगा। तो 12 के 24,000 रुपये आप 12 दिन के 24,000 रुपये आप वो मान लो। ये रेंट हो गया जो आप बाहर से गाड़ी करके ला रहे हैं, क्योंकि लेह में खड़ी करेंगे तो भी रेंट तो लगेगा ही, आप यहाँ भी लगेगा, और लेह से अगर आप कोई रेंटल गाड़ी लेंगे तो उसका भी लगेगा। तो 24,000 रुपये तो आप इस हिमालय लेके आ रहे हो तो इसका रेंट मान लो, और अगर बुलेट लेके आ रहे हो 350 तो 12,000 रुपये उसका रेंट मान लो। ये तो हो गया आप जो गाड़ी वहाँ से करके ला रहे हो अपने डेस्टिनेशन। अगर दूसरा फिर ये आता है कि आप लेह से भी रेंट करोगे, तो लेह में लगभग आप ये मान लो कि 7 से 8 दिन आप लेह में घूमोगे, लगभग 2,000 रुपये आप वहाँ की गाड़ी का रेंट मान लो, लगभग 15,000 रुपये आप उसमें वो ऐड कर लो, जो बाहर से आप रेंटल करके लाएंगे और लेह में जाके दूसरी रेंट करेंगे तो आपको रेंट का इतना ज़्यादा खर्चा, लगभग 40,000 रुपये आप रेंट का अलग से ऐड कर लो। टू मच, टू मच। मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जैसा भी व्हीकल है ना आपके पास, आप अपना लेके आओ, तो बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे। हम 2 टाइम से यही गलती कर रहे हैं कि हम हमारी वाली गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं, बट हमारे साथ ये सही है कि हम ग्रुप में राइड कर रहे हैं, तो वो सारा एक्सपेंसेस स्प्लिट हो रहा है, तो एक जने पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा है। मैं यही राय दूंगा आपको कि अगर आप ग्रुप में भी कर रहे हो ना, तो आप खुद की गाड़ी लेके जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और अगर आप मान लो कि लेह बाय फ्लाइट आ गए या बाय बस, जैसे भी आप ले आ गए, उसके बाद वहाँ पे अगर आप टैक्सी कर रहे हो ना, 7-8 लोग और टैक्सी कर रहे हो, तो टैक्सी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि सीज़न वहाँ पे सिर्फ 6 महीने का होता है, उनको 6 महीने में 12 महीने के पैसे कमाने होते हैं, सीधी सी बात है। वो भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि रेट डबल ट्रिपल ही लगेगी सीधे के सीधे। अगर आप वहाँ वो 7-8 दिन वो पूरा पेंगोंग, नुब्रा, सोमरीरी ये अगर आप करना चाहेंगे तो लगभग आप मान लो 25 से 30,000 रुपये टैक्सी वाले उस चीज़ के ले लेंगे आप। उसके अलावा अगर कोई टोल लगता है तो वो अलग, कहीं मोनेस्ट्री में जो पैसे लगेंगे वो अलग, कहीं कोई देखने के लिए जैसे आपको हॉल ऑफ फेम हो गया या जो
लेह का जो फोर्ट हो गया वो देखने के लिए आपको पैसे लगते हैं, टिकट लगते हैं, वो सारा सब कुछ उसमें अलग रहता है। तो अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आप उसमें टैक्सी वाला हिस्सा भी ऐड कर सकते हैं। टैक्सी में आप कितने लोग बैठेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 जने जा रहे हैं या 7 जनों की टैक्सी है, जो भी है, इस तरह से आप अपना डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कि आप कैसे आ रहे हैं, इस तरह से आप अपना बजट डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ और बजट होते हैं, जैसे कि जो लोग परमिट की बात करते हैं, अब वो उसको परमिट तो नहीं बोला जाता, ग्रीन टैक्स बोल लो, ILP बोल लो, इनर लाइन परमिट, उसका भी आपको पैसा लगेगा। तो उसमें कितना लगेगा वो भी बात कर लेते हैं। अब जो ILP लगता है, इनर लाइन परमिट, उसमें जो पैसे लगते हैं वो है 400 पर पर्सन प्लस 20 रुपीज पर पर्सन पर डे, मतलब 400 रुपए तो एक साथ लगेंगे। उसके बाद पर डे के हिसाब से आपको 20 रुपए अलग से चार्ज देना पड़ेगा, जो पर पर्सन रहेगा। तो 400 तो ये हो गए, और 12 दिन के 20 रुपए के हिसाब से 250 रुपए लगभग ये हो गए। तो 600-700 रुपए पर पर्सन आपको इनर लाइन परमिट देना पड़ेगा। अब कुछ हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमें भी हुए थे, जैसे कि मान लो आपकी बाइक का कहीं ब्रेकडाउन हो गया, उसका खर्चा लगेगा। ब्रेक पैड्स घिस गए, उसका खर्चा लगेगा। कोई वायर टूट गई, किस तरह का आपका ब्रेकडाउन हुआ है, मेनली मान लीजिए किस तरह का ब्रेकडाउन हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना खर्चा बैठने वाला है। जैसे हम पिछली बार गए थे तो टायर ट्यूब फट गया था, तो ट्यूब चेंज करने के, ट्यूब के वो सारे पैसे लगे, वो अलग। इस बार जैसे गए तो लॉक ही टूट गया, चाबी टूट गई, सॉरी, लॉक के अंदर ही रह गई, तो पूरा वो लॉक सेट चेंज हुआ, उसके अलग। चेन सेट चेंज करवाया, उसके अलग। उसके बाद ब्रेक पैड्स चेंज हुए, उसके अलग। जो चेन ल्यूब्स की वो उसके अलग, बाइक वॉशिंग के अलग। इस तरह के कुछ हिडन आपके खर्चे लगेंगे। उसके बाद अगर जैसे आप चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं बार बार रुक के, उसके पैसे लगेंगे, वो अलग। मान लो पानी आप इतना ठंडा, क्योंकि उस टाइम वहाँ तो बर्फ़ का पानी मिलता है, वो सीधा सीधा जो पहाड़ों से आ रहा होता है वो पी सकते हैं, बहुत प्योर पानी होता है। हमने तो लगभग वही पिया था। अगर आप वो नहीं पीते हैं, इतना ठंडा पानी नहीं पीते हैं, तो आप लगभग ये मान लीजिए कि आपको पानी का खर्चा देना पड़ेगा, वो अलग। बीच में कहीं रुक के मैगी वेगी खाने का मन हो रहा है, वो अलग। अदर कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमने स्नो राइड करी थी, पिछली बार पैराग्लाइडिंग करी थी, रिवर राफ्टिंग है, ये सब कुछ आप करते हैं तो उसका खर्चा अलग। जैसे कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं, उसका खर्चा अलग, वो भी मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। कोई चीज़ आप परचेज करके लाते हैं तो उसका खर्चा अलग। तो ये सारे कुछ हिडन खर्चे भी उसमें इंक्लूड हैं। अगर मान लो कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, तो उसका खर्चा अलग। जैसे हमारा फ्रेंड बीमार हो गया था तो वो भी दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन लगाया, वो सब किया, तो उसका खर्चा अलग होता है। इस तरह से आप अपना पूरा खर्चा इसमें काउंट कर सकते हैं, अपना बजट काउंट कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो इसको स्प्लिट करके भी आप देख सकते हैं कि हमारा स्प्लिट में इतना खर्चा लगने वाला है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप काउंट कर लीजिए। सबसे पहले फूड का हो गया, अकोमोडेशन का हो गया, फ्यूल का हो गया, अगर बाइक रेंटल ले जा रहे हो तो उसका हो गया, उसके बाद कुछ मिसलेनियस हो गया, और लास्ट में परमिट का हो गया। तो टोटल आपको इतना बजट पड़ने वाला है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप अपना थोड़ा खर्चा तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप ग्रुप में ट्रैवल कीजिए, सोलो ट्रैवल मत कीजिए। अगर आप फर्स्ट बार भी कर रहे हैं तो सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा रहेगा और बजट के हिसाब से भी अच्छा रहने वाला है। जैसे हमने ग्रुप में राइड करी थी दोनों बार, तो बजट बहुत सही से हो गया था, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। दूसरा टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ में लेके चलिए, क्योंकि वहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है, क्योंकि उनके पास 6 महीने होते हैं पूरा साल भर का पैसा निकालने के लिए, तो हर चीज़ महंगी ही मिलेगी। तो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या बिस्किट्स हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप अपने साथ में रखिए, ताकि जब भी आपको भूख लगे तो आपको वहाँ पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, आप बीच में रुक के कुछ भी खा सकते हैं। तीसरा हो गया, आप अगर जैसे पानी हो गया तो पानी आप बोतल वाला लेने की बजाय आप माउंटेन्स वाला पीजिए, बहुत प्योर पानी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है, ये है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट हो गया कि आप कोशिश कीजिए कि आपको हमेशा बजट वाला स्टे ही मिले, बजट से कम वाला मिले तो भी ज़्यादा बेटर है, बजट से ओवर नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट है और वो हमें समझ भी नहीं आता उस टाइम। जब हिसाब करोगे ना तब समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा खर्चा हो। मैं आपको ये कहूँगा कि आप होम स्टेज के लिए जाइए और हॉस्टल्स के लिए जाइए। सिर्फ लड़के लड़के हैं तो आप हॉस्टल वाला देख सकते हैं, अगर कोई फीमेल राइडर भी है साथ में तो आप होम स्टे देख सकते हैं, होम स्टे बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ। हम दोनों बार गए, दोनों बार हम होम स्टे में ही रुके थे। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि जो परमिट है आप वो ऑनलाइन निकाल के ही चलिए, वहाँ जाके इस भरोसे मत रहिए कि वहाँ जाके हम परमिट निकालेंगे, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज तो करेंगे। वो आपको कोई भी सर्विस देंगे, चाहे वो क्या कोई भी हो गया, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस देता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा ही। तो कोशिश कीजिए कि आप परमिट ऑनलाइन निकाल के ही चलिए। नेक्स्ट, जैसे बाइक के ब्रेकडाउन की बात है, तो अगर आप खुद की बाइक लेके जा रहे हैं तो उसका थोड़ा इंस्पेक्शन करवा लीजिए, अच्छी सर्विस करवा लीजिए, जो भी पार्ट्स चेंज होने वाले हैं वो चेंज करवा लीजिए, ताकि वहाँ जाके आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़े। इससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ये हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि हम रेंटल वाली बाइक लेके चल रहे थे तो कभी भी ब्रेकडाउन हो जाता, उसका कोई भरोसा नहीं होता। खुद की बाइक है तो आप सारा सर्विस करवा के चलिए। तो फ्रेंड्स, ये था डेडिकेटेड वीडियो बजट के लिए। इस तरह से आप अपना लद्दाख का बजट प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका बजट किस तक जा रहा है, आपको ग्रुप में राइड करनी है, सोलो करनी है,
जैसे भी करनी है, खुद की गाड़ी लेके जानी है, रेंटल लेके जानी है, आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ गलत बता दिया, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। कुछ भी अगर आप और भी आइडियाज़ देना चाहते हैं तो आपका हमेशा वेलकम है। इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।